नमस्कार दोस्तों, आर्थिक विचारों का इतिहास विषय की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अरुणा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, पुनः एक बार आपका स्वागत करती हूँ। एडम स्मिथ के विचारों पर आधारित इस वीडियो श्रृंखला के 5वें भाग में आज हम चर्चा करेंगे एडम स्मिथ और उनके विचारों के परिणाम स्वरूप परंपरावादी अर्थशास्त्र एवं पूंजीवाद के अभ्युदय के विषय में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज के पिछले 4 भागों में हमने एडम स्मिथ के जीवन एवं कार्यों के बारे में पढ़ा। उनके जो दार्शनिक सोच और विचार थे उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। उसके बाद की 2 कड़ियों में हमने एडम स्मिथ की महान पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में उनके द्वारा प्रदत्त आर्थिक विचारों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा हमने की। आज की इस कड़ी में हम डिस्कस करेंगे कि एडम स्मिथ के विचारों के परिणाम स्वरूप औद्योगिक पूंजीवाद का उदय किस प्रकार हुआ एवं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र किस प्रकार से जन्मा और उसके क्या दूरगामी परिणाम हुए। साथ ही साथ हम आज की एडम स्मिथ पर इस आखिरी वीडियो लेक्चर में उनके विचारों की समालोचना भी करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एडम स्मिथ के विचारों के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में और उसके बाद संपूर्ण यूरोप में औद्योगिक पूंजीवाद को बल मिला। 18वीं शताब्दी के मध्य में ग्रेट ब्रिटेन में वाणिज्यवाद कमजोर पड़ने लगा था और उस समय एडम स्मिथ के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों के एक नए समूह ने मौलिक व्यापारिक सिद्धांत को चुनौती दी कि दुनिया का धन स्थिर है और एक राज्य केवल दूसरे राज्य के नुकसान पर ही अपने धन में वृद्धि कर सकता था। इस कथन का तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? कि जो वाणिज्यवादी विचारधारा थी वो ये मानती थी कि दुनिया में धन स्थिर है और जो शक्तिशाली राष्ट्र है उसको कैसे भी करके अपने खजाने में अधिक से अधिक धन संचित कर लेना चाहिए। और वाणिज्यवादी सोच यह मानती थी कि यदि एक राज्य के धन में वृद्धि होगी तो दूसरे राज्य के धन में कमी होगी। एडम स्मिथ ने इस सोच का विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो असली धन है वह सोना चांदी बहुमूल्य धातुएं नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र का उत्पादन है जो कि श्रम और श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करके बढ़ाया जा सकता है। और श्रम की उत्पादकता में वृद्धि पूंजी संचय और पूंजी निर्माण के द्वारा होती है। तो पूंजी और श्रम इस युग के प्रमुख औजार या कारक बन गए धन में वृद्धि के लिए। तो एडम स्मिथ के विचारों के परिणाम स्वरूप जो पूंजीवाद के औद्योगिक स्वरूप को बल मिला। हालांकि जो कृषिगत क्रांति थी और वाणिज्यवाद था, वहीं से पूंजीवाद का सूत्रपात हो चुका था, लेकिन इसका जो औद्योगिक स्वरूप था वह एडम स्मिथ के विचारों का परिणाम था। तो एडम स्मिथ के विचारों के परिणाम स्वरूप ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। हालांकि कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि प्रशा और रूस में अभी भी वाणिज्यवादी विचारधारा जारी रही। फ्रेंड्स, जब हम पूंजीवाद की बात करते हैं तो पूंजीवाद का इतिहास मनुष्य के इतिहास जितना ही पुराना है। प्राचीन मिस्र, कार्थेज, रोम, बेबीलोनिया और यूनान में व्यक्तिगत संपत्ति और एकाधिकार पर आधारित समाजों का इतिहास पढ़ने को
मिलता है। यानी कि जो प्राचीन समाज थे उनमें भी व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार था और एकाधिकारी व्यवस्था भी वहाँ पर देखी गई। लेकिन जो आधुनिक पूंजीवाद का स्वरूप है उसका उदय पुनर्जागरण आंदोलन के प्रारंभ के साथ हुआ। तो 13वीं शताब्दी में यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर पूंजीवाद का उदय प्रारंभ हो गया था और 3 शताब्दियों की विकास प्रक्रिया में पूंजीवाद ने संपूर्ण आकार ले लिया। पूंजीवाद पनपने का एक बहुत बड़ा कारण सामंती संरचना का बिखरना भी था। ऐसा विशेष तौर पर उन शहरों में हुआ जो कि पूंजीवादी गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभर रहे थे। रोमन सभ्यता की समाप्ति के बाद बड़ी संख्या में शहरों का आकार और क्षेत्रफल घटने लगा, हालांकि कुछ व्यापारिक केंद्र अभी भी मौजूद थे। प्रसिद्ध विचारक रसेल के अनुसार यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन में 13वीं सदी तक पूंजीवादी समाजों का विकास प्रारंभ हो गया। अगली 3 शताब्दियों के लिए यूरोप और ब्रिटिश भूभाग में पूंजीवाद का खंड क्षेत्र बन चुके थे और जो सामंती संबंध थे उनका पतन हो रहा था। रसेल कहते हैं कि जो शहर थे वो पूंजीवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र थे। रोमन सभ्यता समाप्त हो गई थी और व्यापारिक केंद्रों का प्रसार हो रहा था। जो कृषिगत क्रांति थी हुई ब्रिटेन में और उसके बाद में यूरोप में और ब्रिटेन में वाणिज्यवाद पनपा, उसमें स्वयं पूंजीवाद के बीज विद्यमान थे। आधुनिक युग के प्रारंभ में व्यापारिक पूंजीवाद ने अपने विकास क्रम में औद्योगिक पूंजीवाद को जन्म दिया। इसका तात्पर्य यह हुआ फ्रेंड्स कि जो वाणिज्यवाद था उस समय ही धन संपत्ति का संचय प्रारंभ हो गया था और फिर इस संपत्ति को, इस धन को, इस पूंजी को औद्योगिकरण में लगाया गया, जिससे कि औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। औद्योगिक पूंजीवाद को उत्पादन पूंजीवाद या मास प्रोडक्शन कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व में जो आर्थिक गतिविधियां थी उसमें व्यापारियों का स्थान उद्योगपतियों ने ले लिया और चूंकि बड़े पैमाने का उत्पादन शुरू हुआ और बड़ी बड़ी उद्योग धंधे पनपने लगे, तो उसके कारण जो कारीगर थे, छोटे गिल्ड थे और पारंपरिक हस्तकला और कौशल थे उसमें गिरावट आने लगी। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान पूंजीवाद ने ब्रिटिश भूस्वामियों और किसानों के बीच के जो संबंध थे उसको भी बदल दिया। भूस्वामी और किसान ये 2 समाज में आर्थिक वर्ग थे, उनके स्थान पर मजदूर और पूंजीपति ये 2 वर्ग बन गए। जब सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसमें जो कृषि थी वो जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी, तो सामंती जीवन निर्वाह कृषि के स्थान पर कृषि का व्यवसायीकरण हो गया और बाजार के हिसाब से व्यावसायिक फसलों का उत्पादन बढ़ने लगा और व्यापारिक कृषि के कारण कृषि में अधिशेष उत्पन्न होने लगा और ये जो अधिशेष था, ये जो आधिक्य या सरप्लस था, ये उद्योगों में या तो विनियोजित हुआ या फिर इसने कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया। फ्रेंड्स, ये जो बदलता हुआ आर्थिक परिदृश्य था या परिवेश था, इसमें एडम स्मिथ और उनके जो अनुयायी थे इन्होंने आर्थिक गतिविधियों व राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संबंध में नए और क्रांतिकारी विचार प्रदान किए और इनके विचारों के परिणाम स्वरूप एक हलचल उत्पन्न हुई जिसके बहुत ही दूरगामी परिणाम हुए। एडम स्मिथ और उनके जो साथी थे उन्होंने यह जानने का प्रयत्न किया कि समाज की संरचना किस प्रकार की हो कि एक व्यक्ति अपना हित अधिकतम कर सके। इन विचारकों का मत था कि स्वतंत्र बाजारों में स्वयं संचालकता का गुण पाया जाता है। इस प्रकार की जो सोच रखने वाले विचारक थे
इन सभी विचारकों के समूह को हम परंपरावादी विचारक या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं। तो एडम स्मिथ और उनके अनुयायी, जिसमें कि रिकार्डो, माल्थस, जेबीसे, जेएस मिल, बेस्टियट आदि प्रमुख हैं। ये जो विचारक थे, जिनको कि हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री या परंपरावादी विचारक कहते हैं, इनका यह मानना था कि अर्थशास्त्र में राज्य के हित को बढ़ावा देने के स्थान पर राज्य के हित में वृद्धि पर जोर दिया जाना चाहिए। एडम स्मिथ के अनुसार किसी राष्ट्र का धन राज्य के खजाने में वृद्धि से नहीं, वरन राष्ट्रीय आय में वृद्धि से बढ़ता है। उनके अनुसार राष्ट्रीय आय का मजदूरी, लगान व लाभ के रूप में वितरण होना चाहिए। स्मिथ कहते हैं कि श्रम, पूंजी एवं भूमि द्वारा उत्पादित इस धन पर निजी स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए। एडम स्मिथ ने कहा कि उत्पादक श्रम ही उत्पादन का वास्तविक साधन है। यह जो पूंजी है वह श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है। फ्रेंड्स, इस प्रकार एडम स्मिथ के विचारों के परिणाम स्वरूप एक नई आर्थिक विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। रिकार्डो और जेएस मिल ने एडम स्मिथ के विचारों को और अधिक व्यवस्थित किया। इन विचारकों के जो विचार थे वो अर्थशास्त्र में रूढ़ हो गए, यानी ऑर्थोडॉक्स हो गए, और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1815 से लेकर के 1848 तक इन विचारों का यूरोप में, विशेषकर ब्रिटेन में वर्चस्व रहा। लेकिन 1848 के पश्चात अनेक संप्रदायों ने इस परंपरावादी सोच का विरोध प्रारंभ किया। कार्ल मार्क्स और दूसरे समाजवादी विचारकों ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का विरोध इस सोच के आधार पर किया कि श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन है, लेकिन श्रम को केवल जीवन निर्वाह स्तर की मजदूरी प्रदान की जाती है और उसके द्वारा उत्पादित अन्य जो धन है, उत्पादन है, उसका उपयोग पूंजीपति करते हैं। इस प्रकार से पूंजीवादी विचारधारा में श्रमिकों का शोषण होता है। इसी प्रकार से फ्रेडरिक लिस्ट एवं दूसरे अर्थशास्त्रियों ने एडम स्मिथ की स्वतंत्र व्यापार की नीति की आलोचना करते हुए कहा कि स्वतंत्र व्यापार विकसित या बड़े आकार के राष्ट्रों के लिए तो सही नीति हो सकती है, लेकिन जो छोटे देश हैं या अल्प विकसित राष्ट्र हैं उनके विकास में यह बाधक है, क्योंकि जो छोटे राष्ट्र हैं उनमें जो शिशु अवस्था के उद्योग हैं वो पहले से स्थापित विकसित राष्ट्रों के उद्योगों का बराबरी या प्रतिस्पर्धा में मुकाबला नहीं कर सकते, और फिर ऐसा होगा तो ये देश कभी भी नहीं पनप सकेंगे। तो आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में हमेशा हमको संरक्षणवादी नीति की पालना करनी चाहिए, और जब एक अल्प विकसित राष्ट्र विकसित राष्ट्र की बराबरी में आ खड़ा होगा, प्रतिस्पर्धा के लायक होगा, तभी स्वतंत्र व्यापार करना चाहिए। इसी प्रकार से जो गणितीय अर्थशास्त्री थे, सीमांतवादी विचारक थे और उपयोगितावादी विचारक थे, उन्होंने भी एडम स्मिथ की और परंपरावादी सोच की इस आधार पर आलोचना की कि इन्होंने केवल पूर्ति पक्ष पर ही जोर दिया है। मूल्य निर्धारण में पूर्ति को इन्होंने शामिल किया, लागत को शामिल किया, लेकिन उपयोगिता और मांग पक्ष को इन्होंने इग्नोर किया या उसकी उपेक्षा की, जबकि किसी वस्तु की मांग भी उसके कीमत निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। बाद में इंग्लैंड में जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विचारक थे मार्शल, उनकी अगुवाई में परंपरावादी सोच को पुनः बल मिला, जिसको कि हम नव परंपरावादी अर्थशास्त्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हेनरी जॉर्ज को अंतिम परंपरावादी विचारक माना जाता था। परंपरावादी जो आर्थिक विचारधारा है वह आज दिन तक भी बरकरार है और अनेक देशों में
बल्कि अधिकांश राष्ट्रों की जो महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियां हैं उनका यह आधार है। दोस्तों, हमने पिछली 4 वीडियो लेक्चर्स में एडम स्मिथ के जीवन, कृतित्व, उनके दार्शनिक विचार, एडम स्मिथ के आर्थिक विचार, उनकी महान रचनाओं वेल्थ ऑफ नेशंस और द मॉरल सेंटिमेंट्स आदि के बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया। अब हम उनके विचारों की समालोचना करते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, एडम स्मिथ अपनी सदी के सबसे महान विचारक माने जाते हैं। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि जो 1776 में अमेरिकी क्रांति हुई थी, उससे भी कहीं अधिक प्रभावोत्पादक एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस थी, जो कि 1776 में ही पब्लिश हुई थी। एडम स्मिथ के जो विचार थे, उनके परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का जन्म हुआ और प्रतिष्ठित विचारधारा पनपी, जो आज दिन तक भी बहुत सारे देशों की आर्थिक नीतियों का, आर्थिक विचारधाराओं का आधार है। एडम स्मिथ के अनेक अनुयायी रहे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र कई बार मंदा पड़ा और इसकी आलोचना हुई, लेकिन फिर यह नए रूप में उठ खड़ा हुआ और हर थोड़े थोड़े अंतराल के बाद पुनः हम प्रतिष्ठित जो आर्थिक विचारधारा है उसको आर्थिक नीतियों में पाते हैं और आर्थिक नीतियों का आधार भी हम इसको पाते हैं। तो बहुत सारे जो विचारक हैं वो एडम स्मिथ के विचारों के अनुयायी हैं, लेकिन कुछ विचारक इनके आलोचक भी रहे हैं। तो एडम स्मिथ अपने समय के महान चिंतक, विचारक और दार्शनिक थे और अर्थशास्त्री थे। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रणेता के रूप में एडम स्मिथ एकमात्र दावेदार माने जाते हैं। यानी कि विचारकों का ये मानना है कि एडम स्मिथ के अलावा कोई भी ऐसा विचारक नहीं दिख पड़ता जिसको कि हम अर्थशास्त्र का फाउंडर या जनक कह सकें। तो इस पद के लिए एडम स्मिथ ही एकमात्र दावेदार हैं। एडम स्मिथ की महान पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस आर्थिक विज्ञान की आधारशिला मानी जाती है। प्रसिद्ध परंपरावादी अर्थशास्त्री जे.बी. से ने उनके संबंध में ठीक टिप्पणी की है कि जब हम इस काम को पढ़ते हैं, यानी कि जब हम वेल्थ ऑफ नेशंस को पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि स्मिथ से पहले राजनीतिक अर्थव्यवस्था जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो दोस्तों, जे.बी. से का कथन यह बताता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी जो विषय है उसका प्रारंभ द वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रकाशन के साथ ही हुआ। इससे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में जो चिंतकों के या विचारकों के विचार थे वो सुव्यवस्थित नहीं थे, बहुत ही बिखरे हुए और अस्पष्ट थे। तो एडम स्मिथ ने ही इन विचारों को इकट्ठा किया और सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया और इनके विचारों के परिणाम स्वरूप राजनीति अर्थव्यवस्था को एक अलग से विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। यद्यपि एडम स्मिथ ने वाणिज्यवादियों तथा प्रकृतिवादियों से कुछ विचारों को उधार भी लिया, लेकिन उन्होंने इन विचारों को व्यवस्थित किया, इसे एक सामंजस्यपूर्ण सम्मिश्रण दिया और इन्हें प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। एडम स्मिथ अपने ज्ञान के विस्तार और सटीकता में कैने और संभवतः अरस्तु के समय के बाद के हर लेखक से श्रेष्ठ थे। तो बहुत सारे विचारकों का ये मानना था कि जो एडम स्मिथ के जो ज्ञान था उसका विस्तार बहुत ही अपार था, उनके विचार बहुत ही सटीक थे और वे अपने समय के सभी विचारकों से, प्रकृतिवादी विचारक कैने से श्रेष्ठ थे
और कुछ लोगों का तो यह भी मत है कि वह अरस्तु के बाद के हर लेखक से ज़्यादा श्रेष्ठ और महान थे। आर्थिक विचारों के इतिहासकार अलेक्जेंडर ग्रे का कहना है कि एडम स्मिथ का नाम आर्थिक विचारों के इतिहास में सबसे अधिक महान है। तो समस्त जो अर्थशास्त्री और आर्थिक इतिहासकार, लेखकों का, विचारकों का, चिंतकों का ये मानना है कि आर्थिक विचारों के इतिहास में एडम स्मिथ के समकक्ष और कोई विचारक नहीं है। फ्रेंड्स, एडम स्मिथ की जो विचारधारा थी उसकी क्या क्या विशेषताएं या अच्छाइयां हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो एडम स्मिथ वो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया और विषय के क्षेत्र के संबंध में भी समझाया। जैसा कि एडम स्मिथ की बुक का जो टाइटल है वही सजेस्ट करता है कि जो अर्थशास्त्र है उसमें हम धन की प्रकृति तथा उसके कारणों की खोज करते हैं। तो एडम स्मिथ के जो विचारधारा थे उसके परिणाम स्वरूप अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया और इसका जो विषय क्षेत्र है वह भी स्पष्ट हुआ कि अर्थशास्त्र में हम धन की प्रकृति की और इसके उदय के कारणों की खोज करते हैं। तो एडम स्मिथ वो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया और अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है या इसका स्कोप है क्या है यह भी हमको बताया। फिर मूल्य निर्धारण के सिद्धांत में एडम स्मिथ का बहुत अधिक योगदान है। तो मूल्य निर्धारण में एडम स्मिथ के जो सिद्धांत थे वो दो तरफा सिद्धांत थे। उन्होंने उपयोग मूल्य का सिद्धांत भी दिया और बाजार मूल्य का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। अर्थशास्त्र के विज्ञान में एडम स्मिथ का एक प्रमुख योगदान कराधान के नियम है। जो अर्थशास्त्र के 4 प्रसिद्ध कैनन्स ऑफ टैक्सेशन हैं वह आज तक भी करारोपण का आधार हैं और करारोपण के समय कोई भी सरकार या कर प्रशासक इनका ध्यान रखता है। बाद के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने बिना किसी परिवर्तन के अपने लोकवित्त के सिद्धांतों में एडम स्मिथ के कराधान के नियमों को सम्मिलित किया। फिर श्रम विभाजन के बारे में एडम स्मिथ के जो विचार थे वो लगभग मौलिक थे और उन्होंने बताया कि जो श्रम विभाजन है उसके कारण श्रम की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है और वैश्विक उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है यदि श्रम विभाजन को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करें। फिर स्वतंत्र व्यापार के एडम स्मिथ बहुत बड़े हिमायती थे और इन्होंने सिद्ध किया कि यदि स्वतंत्र व्यापार होगा तो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के कारण राष्ट्रों के कुल उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। फिर एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम अहस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन किया। यह एडम स्मिथ का अभूतपूर्व योगदान है। एडम स्मिथ की सोच थी कि यदि राज्य आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है, वह अपने हित को अधिकतम करने का प्रयास करेगा और सभी का हित अधिकतम होगा। और यदि आर्थिक निर्णय है उनको बाजारों के माध्यम से लिया जाएगा तो बाजारों में स्वयं संचालकता का गुण होता है। तो स्वयं संचालकता के गुण के कारण अपने आप अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार से श्रम विभाजन, स्वतंत्र व्यापार, अहस्तक्षेप की नीति, उपयोग मूल्य और बाजार मूल्य, नेचुरल मूल्य, वितरण के सिद्धांत, कराधान के नियम आदि के साथ साथ एडम स्मिथ ने इन विचारों के माध्यम से आर्थिक विचारों में स्थायी योगदान प्रदान किया। एडम स्मिथ ने उत्पादकों की तुलना में उपभोक्ताओं पर बल दिया, यानी कि अभी तक के जो आर्थिक विचार थे उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिष्ठा थी वो उत्पादक को प्राप्त थी, लेकिन एडम स्मिथ ने बाजार को भी महत्व दिया, उपभोक्ता को महत्व दिया कि यदि मांग होगी, बाजार होगा
तभी उत्पादन बिकेगा और तभी अगले वर्ष हम फिर से उत्पादन कर पाएंगे। यदि उत्पादन बिकेगा ही नहीं तो अगले वर्ष उत्पादन नहीं हो पाएगा। एडम स्मिथ ने मानव समाज के आर्थिक पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया। यूँ तो हम जानते हैं कि मानव जो जीवन है उसके बहुत सारे पहलू हैं। धार्मिक पहलू हो सकता है, सामाजिक पहलू हो सकता है, आध्यात्मिक पहलू हो सकता है, राजनीतिक पहलू हो सकता है। तो मानव समाज का जो आर्थिक पक्ष है उस पर एडम स्मिथ ने अपना ध्यान केंद्रित किया। और एडम स्मिथ ने बताया कि प्रतियोगिता और निजी हित ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था स्वयं संचालित होती है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र में आर्थिक विचारों के इतिहास में एडम स्मिथ का जो योगदान है वह अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है और कोई भी आज तक इनका स्थान नहीं ले पाया। फ्रेंड्स, यूँ तो हम एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का फाउंडर मानते हैं और सदी का सर्वकालिक महान अर्थशास्त्री मानते हैं, लेकिन फिर भी अनेक विचारकों ने बहुत से आधारों पर एडम स्मिथ के विचारों की आलोचना भी की है। विचारकों का यह मानना है कि एडम स्मिथ मूलतः भौतिकवादी विचारक थे। उन्होंने हमेशा राष्ट्र में धन अर्जित करने पर बल दिया और अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया। तो अनेक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माने जाने के कारण अर्थशास्त्र को घृणित विज्ञान का नाम भी दिया। तो आलोचकों का यह मत है कि एडम स्मिथ ने केवल भौतिक समृद्धि की ओर ध्यान दिया और वे हमेशा उत्पादन में वृद्धि को और भौतिक धन में वृद्धि को ही समृद्धि मानते थे। एडम स्मिथ के विचारों में आदर्शवाद का अभाव था, ऐसा विचारकों का मानना है। अपने आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में एडम स्मिथ ने नैतिक अंत को ध्यान में नहीं रखा। आलोचक कहते हैं कि राज्य की गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हुए अत्यधिक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण विकसित किया। तो बहुत सारे आलोचकों का ये कथन है कि जो एडम स्मिथ थे उन्होंने व्यक्तिवादी सोच को जन्म दिया और इसको बढ़ावा दिया। वे ये मानते थे कि व्यक्ति ही अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है, इसलिए उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। और एक व्यक्ति यदि अपने हित को अधिकतम करता है और सभी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो चूंकि समाज व्यक्तियों का समूह है तो एक व्यक्ति का हित अधिकतम होगा और सभी व्यक्तियों का हित अधिकतम होगा, तो समाज का हित भी अधिकतम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एडम स्मिथ जो इंटरपर्सनल क्लैशेस हैं या जो अंतर्विरोध हैं उनको भूल गए। आलोचकों का कहना है कि जो विश्व है उसमें संसाधन सीमित होते हैं एक दिए गए समय में, तो कई बार एक व्यक्ति का हित जब बढ़ता है तो दूसरे व्यक्ति को त्याग भी करना पड़ सकता है। तो एडम स्मिथ ने व्यक्तिवादी दृष्टिकोण विकसित किया और राष्ट्र के जो कार्य थे उनको सीमित कर दिया। एडम स्मिथ ने एक आर्थिक आदमी की, इकोनॉमिक मैन की जो अवधारणा थी उसका विकास किया कि जो व्यक्ति है अधिकाधिक धन समृद्धि प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य है। और धन के बारे में एडम स्मिथ का जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही संकीर्ण था। फिर इसके अलावा आलोचकों का मत है कि जो मूल्य का उनका सिद्धांत है, मूल्य निर्धारण का, वो बहुत ही अस्पष्ट, भ्रमित करने वाला और असंगत है। तो मूल्य के बारे में एडम स्मिथ के जो विचार हैं वह स्पष्ट नहीं है। कभी वह उपयोग मूल्य की बात करते हैं और कभी वे बाजार मूल्य की बात करते हैं। यह जो सिद्धांत है वह दो तरफा सिद्धांत है। इसी प्रकार से आलोचक उनके वितरण सिद्धांत की भी आलोचना करते हैं।
एडम स्मिथ के अधिकांश जो सिद्धांत हैं वह आशावादी सिद्धांत हैं, लेकिन वितरण का जो उनका सिद्धांत है वह निराशावादी और अपूर्ण है। इसमें भी उन्होंने, हालांकि जो एडम स्मिथ थे उन्होंने इसमें लगान सिद्धांत में और मजदूरी सिद्धांत में कई नई अवधारणाओं को विकसित किया, जीवन निर्वाह सिद्धांत, मजदूरी का लौह नियम आदि, लेकिन कौन सा जो नियम है वो वास्तविक जगत में लागू होता है या होना चाहिए, इसके बारे में उनके विचार स्पष्ट नहीं थे। तो उत्पादन का जो एडम स्मिथ का सिद्धांत था उसकी तुलना में एडम स्मिथ का वितरण का जो सिद्धांत था वो काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी जो विचारक हैं, जो चिंतक हैं, वो ये मानते हैं कि एडम स्मिथ की जो महान कृति है वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें एक साहित्यिक आकर्षण है। यह सभी अर्थशास्त्रियों के लिए एक प्रारंभिक बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हमको प्रोवाइड करती है, प्रारंभिक बिंदु प्रदान करती है। आधुनिक अर्थशास्त्र के लिए यह एक जमीनी कार्य है, यानी कि एक ग्राउंड लेवल का कार्य अर्थशास्त्र के विचारों के लिए अर्थशास्त्र ने किया, एडम स्मिथ ने, यानी आर्थिक विचारों की जो नींव है वो एडम स्मिथ ने रखी, जिस पर कि बाद में अन्य अर्थशास्त्रियों ने पेड़ उगाए। तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के फाउंडर या प्रणेता थे, जिनके जो विचार थे उनमें भले ही कुछ कमियां हों, लेकिन उनकी महानता को हम नहीं नकार सकते। अलेक्जेंडर ग्रे के शब्दों के साथ यह 5 वीडियो लेक्चर की श्रृंखला जो कि हमने एडम स्मिथ के विचारों पर बनाई है, इसको हम समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर ग्रे लिखते हैं कि स्मिथ की महानता के लिए एक बार फिर से श्रद्धांजलि है कि आर्थिक विचारों के सभी संप्रदाय अपनी प्रेरणा या जड़ें स्मिथ के कार्यों में ही ढूंढते हैं। तो अलेक्जेंडर ग्रे का कथन है कि चाहे कोई भी आर्थिक संप्रदाय हो, उसकी जो नींव है या उसकी जड़ है, फाउंडेशन है, वो एडम स्मिथ के कार्य या उनकी राइटिंग्स ही हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 5 वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों को बहुत ही विस्तार से समझने की चेष्टा की है, और भी अधिक विस्तार से यदि आप इनके विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो इस पृष्ठ पर कुछ किताबें और कुछ इंटरनेट लिंक्स रिकमेंडेड हैं। इनकी सहायता से आप इस विषय का और विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा विश्वास है कि यह वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी, और अगले जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम एक दूसरे परंपरावादी विचारक माल्थस के विचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।